हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ फॉप्स क्लासेस। तो जैसे कि इकोनॉमिक्स की सीरीज हम लोग का चल रहा है और इसमें पीछे मैंने आपको एक लेक्चर दिया भी था इकोनॉमिक्स के ऊपर। उसमें हमने इंट्रोडक्शन रखा था। उसके अंदर हमने मेनली टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वगैरह इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की थी। और आज जो मैं अब अगला टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक हमारा रहने वाला है नेशनल इनकम। तो आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं इसका नाम है नेशनल इनकम, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो इसमें हम पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, नेशनल इनकम का हिस्ट्री क्या है इंडिया के अंदर में, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें कि नेशनल इनकम होता क्या है। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय आय है क्या, नेशनल इनकम है क्या। देखो हर कंट्री का ना, हर कंट्री अपना एक फाइनेंशियल ईयर मान के चलती है, हर देश अपना एक वित्तीय वर्ष मान के चलती है। अगर हम अपने कंट्री के फाइनेंशियल ईयर की बात करें, अगर हम अपने देश के वित्तीय वर्ष की बात करें, तो जो हमारे फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है ये आपका 1 अप्रैल से होता है और ये चलता है 31 मार्च तक। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब देखो इस बीच में हम जो कुछ भी प्रोडक्ट बनाएंगे, हम जो कुछ भी सर्विसेज देंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में यही होता है, तो प्रोडक्ट बनेगा सर्विसेज होगा। तो इस टोटल प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो भी फाइनल मॉनेटरी वैल्यू होता है, जो भी मौद्रिक मान होता है, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू या मौद्रिक मान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। उसी को हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। जो भी प्रोडक्ट दिया, जो भी सर्विसेज दिया, उसके फाइनल मॉनेटरी वैल्यू को। अब अगर हम नेशनल इनकम के थोड़ा सा हिस्ट्री को जाने, ठीक है, इंडिया में इसकी कैसे क्या शुरुआत हुई, तो पहला इसमें हम टॉपिक देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम। हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का इतिहास। ठीक है ना, कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। और देखो सबसे पहले ये 1867-68 में पर्सन थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया के लिए जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम किया, सबसे पहले भारत के लिए जो राष्ट्रीय आय की गणना की वो इन्होंने ही की। और इनका एक बुक भी है दादा भाई नौरोजी का, बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये एक बुक लिखी इन्होंने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसी पुस्तक के माध्यम से इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आय को समझाना चाहा। ठीक है ना, इसी के द्वारा इन्होंने पब्लिश किया। और उस समय की अगर हम बात करें तो जो पर कैपिटा इनकम थी, जो प्रति व्यक्ति आय थी, वो 20 रुपये थी, है ना, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो जब 1867-68 में इन्होंने पहली बार भारत के लिए राष्ट्रीय आय की गणना की। देखो इसके बाद 1931-32 में, अगर हम 31-32 की बात करें, 1931-32 में, तो प्रोफेसर वी के आर बी राव, प्रोफेसर वी के आर वी राव, तो ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय आय की गणना साइंटिफिक अप्रोच से किया। ठीक है ना, अब यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच का क्या मतलब है, मतलब वैज्ञानिक तरीके का क्या मतलब है, कि इंडिया की इकोनॉमी को स्पेशल सेक्टर्स वगैरह में डिवाइड करना, क्षेत्रकों में बांटना, ठीक है, स्टैट्स वगैरह का यूज़ करना। तो वी के आर बी राव ने भारत के अर्थव्यवस्था को टोटल 13 सेक्टर्स में बांटा था। ठीक है ना, इंडिया की इकोनॉमी को इन्होंने टोटल 13 क्षेत्रकों में बांटा था और इसके बाद फिर इन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया। सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू मेक साइंटिफिक अप्रोच टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ठीक है ना, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक वैज्ञानिक तरीका अपनाया 1931-32 में। ठीक है, वहीं अगर मैं आज़ादी के बाद की बात करता हूँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो 1949 में हमारी सरकार के द्वारा नेशनल इनकम कमेटी की स्थापना की गई। ठीक है, 1949 में सरकार के द्वारा नेशनल इनकम कमेटी की स्थापना की गई, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई। राष्ट्रीय आय
समिति, नेशनल इनकम कमेटी। और नेशनल इनकम कमेटी के जो चेयरमैन थे, अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो पीसी महालोनाबिस को इसका चेयरमैन बनाया गया। तो हमारे देश में ये आज़ादी के बाद पहली बार था जब राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, राष्ट्रीय आय पे एडवाइस के लिए, रिकमेंडेशन के लिए, इन सब के लिए। और इसके जो चेयरमैन थे वो पीसी महालोनाबिस थे, इनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। फिर देखो 1949 में ही हमारे यहाँ पे सीएसओ का भी गठन किया गया। अब यहाँ पर ये सीएसओ क्या है, तो सीएसओ का मतलब है यहाँ पर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है ना। यह आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो 1949 में ही सीएसओ एस्टैब्लिश किया गया। एंड व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ सीएसओ, अब ये है नहीं, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सीएसओ का ही काम था कैलकुलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल इनकम, पब्लिकेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि भाई राष्ट्रीय आय की गणना करना, कैलकुलेट करना, उसको पब्लिश करना, ये सारा काम इसी का होता था, सीएसओ का, ठीक है। फिर 1950 में 1950 में एनएसएसओ भी इस्टेब्लिश किया गया, एनएसएसओ। तो एनएसएसओ क्या है आपका, यह है आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में आप इसको बोलोगे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ठीक है ना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो 1950 में जाके ये इस्टेब्लिश हुआ एनएसएसओ। अब ये एनएसएसओ क्या है, देखो एनएसएसओ ही हमारे यहाँ पे वो संस्था होती थी, अब तो खैर ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका काम था वेरियस डेटा वगैरह कलेक्ट करना, ठीक है ना, विभिन्न आंकड़ों को कलेक्ट करना, आंकड़ों पे वर्क करना, ये इसका काम होता था। एनएसएसओ डेटा किसको प्रोवाइड किया, सीएसओ को प्रोवाइड किया, और सीएसओ उस डेटा के बेस पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है और पब्लिकेशन करता है, ठीक है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ना तो अब सीएसओ एग्जिस्ट करता है और ना ही अब एनएसएसओ एग्जिस्ट करता है। तो देखो आगे चलकर क्या हुआ, 2019 में, ठीक है ना, 2019 में दोनों मर्ज कर दिए गए। 2019 में जो ये सीएसओ आप देख रहे हैं, इसको एनएसएसओ के साथ मर्ज कर दिया गया, और मर्ज करके सिंगल नाम क्या पड़ा, एनएसओ। तो एनएसओ क्या है यहाँ पर, एनएसओ है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब यही एक नोडल बॉडी हमारे यहाँ पे एनएसओ है। अब यही आंकड़ों पे भी वर्क करता है, यही मतलब कि डेटा वगैरह भी कलेक्ट करता है, डेटा कलेक्शन का भी काम करना अब इसी का है एनएसओ का, और यही अब पब्लिकेशन भी करता है, कैलकुलेशन भी करता है, अब सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। तो दोनों को मर्ज करके फिर एनएसओ इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा नेशनल इनकम से रिलेटेड हिस्ट्री को जाना। अब हम देखते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो अब हम जानेंगे कैलकुलेशन ऑफ, एक मिनट ना, अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है। देखो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम अपने कंट्री के अंदर का निकाल लेंगे कि हम अपने देश में हमने क्या क्या पाया, फिर हम इसमें बाहर से आने वाली चीज़ों को ऐड कर देंगे कि हमने बाहर से कितना इनकम लिया, और फिर इसमें से एक चीज़ माइनस करना होता है और वो है नुकसान, डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। आपको इसमें हरास भी झेलना पड़ता है, ठीक है, बिना हरास के तो कुछ हो ही नहीं सकता, डेप्रिसिएशन होता ही होता है। तो जब आप ये सारे काम कर लेते हो कि हमने अपने कंट्री के अंदर का ऐड किया, फिर हमने बाहर से आने वाले को ऐड किया, और फिर हरास मूल्य घटा दिया, डेप्रिसिएशन घटा दिया, तो ये सब करने के बाद जो आपको मिलता है उसी को आप क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, इसी को आप फिर राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। तो चलो फिर नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे होता है ज़रा इसको समझते हैं। तो इसमें हम पहले अपने घर का करेंगे। तो इसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी क्या है, जीडीपी है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे इसको,
सकल घरेलू उत्पाद। अब देखो ये जीडीपी होता क्या है, ठीक है ना। जीडीपी जैसे मान लो ये कोई कंट्री है, तो इस कंट्री के बाउंड्री के भीतर, इस कंट्री के बाउंड्री के भीतर फाइनेंशियल ईयर में जो भी प्रोडक्ट होंगे, जो भी सर्विसेज होंगे, उन सभी के मॉनेटरी वैल्यू को ही हमने जीडीपी कहा है ना। कंट्री के बाउंड्री के भीतर जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को। तो इसमें हम बाहर से कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने कंट्री के अंदर का देख रहे हैं। जो कुछ भी हमने अपने कंट्री में, अब देखो फॉर एग्जांपल मान लो कि ना एप्पल एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है ना। अब इसने आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में किया, हम मान लेते हैं कि इसने आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग, कोई एक फर्म लगाया इंडिया में और इंडिया में ये आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। देखो अब जो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर होगा तो वो आपके जीडीपी का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी भले ही फॉरेन की है बट प्रोडक्शन जो है सो बाउंड्री के बाहर हुआ है। अब मान लो कि कोई इंडियन कंपनी है, हमने सपोज विप्रो ही मान लिया। अब विप्रो यूएसए में जाके कोई सर्विस दे रहा है, तो जो सर्विस ये यूएसए में देगा वो हमारे जीडीपी में काउंट नहीं होगा, वो हमारे जीडीपी में नहीं जुड़ेगा, भले ही ये इंडियन कंपनी है। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि ये कंपनी विदेशी है या कंट्री की है। बस ये देखो कि जो प्रोडक्शन एंड सर्विस है वो बाउंड्री के भीतर रहा है या नहीं रहा है, तो इसी चीज़ को आप जीडीपी का नाम देते हैं। तो जीडीपी का अगर हम फुल फॉर्म देखें, जीडीपी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो जीडीपी इक्वल टू क्या हो जाता है, जी प्लस सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। यहाँ पर देखो जो जी है वो है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हम जी को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे सी सरकारी खर्च हो जाएगा, यहाँ पे सी जो है आपका ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उपभोग खर्च, ठीक है, इसको हम उपभोग खर्च कहते हैं। यहाँ पर जो आपका आई है इन्वेस्टमेंट। अब इन सब खर्च के बाद जो बचेगा वो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, सेविंग हो या कुछ भी इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा, ठीक है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। और फिर यहाँ पे आप एक्स माइनस एम देखेंगे तो ये एक्स माइनस एम आपका नेट एक्सपोर्ट हो जाता है, ठीक है, ये शुद्ध निर्यात हो जाता है, नेट एक्सपोर्ट हो जाता है। तो ये आपके सारे के सारे जीडीपी का पॉइंट से जो जीडीपी का फॉर्मूला हो गया। तो ये हमने अपने घर के अंदर की बात की। अब हम इसमें बाहर से आने वाले इनकम को ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो जब हम जीडीपी में बाहर से आने वाले इनकम को जोड़ देते हैं तो अब अगला पॉइंट आपका क्या आता है, जीएनपी आता है। तो देखो जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब मैंने सिंपली क्या बताया, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी में आप क्या ऐड कर दोगे, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से आने वाली आय को आप ऐड कर दोगे, ठीक है। जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से आने वाली आय, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस आर माइनस पी भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड की जगह आर माइनस पी लिखा है, ठीक है। जहाँ पर आर का मतलब सिंपली होता है रिसीट, अगर आपको बाहर से कोई पैसा मिलेगा तो वो रिसीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पी का मतलब क्या होता है, पेमेंट होता है, अगर कोई पैसा चला जाता है तो उसको हम पेमेंट कहते हैं, भुगतान कहते हैं। तो ये आपका सिंपली हो गया प्राप्ति और ये सिंपली क्या हो गया आपका भुगतान हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि फिर मतलब क्या आर होता है और क्या पी होता है, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। देखो मान लो अब मैं दोबारा यहाँ पे जा रहा हूँ पीछे वाले पॉइंट पे। मैंने आपको क्या बोला, एप्पल ने फर्म लगाया इंडिया में आईफोन बनाया, तो जो आईफोन इंडिया में बना वो आपके जीडीपी का पार्ट तो होगा, इंडिया में बनाए, लेकिन ये एक विदेशी कंपनी है, जो ये प्रॉफिट कमाएगा वो अपने देश ले जाएगा, तो ऐसी चीज़ें आपके लिए पेमेंट बन जाएगी, है ना। आईफोन जो इंडिया में बना वो जीडीपी का तो पार्ट है, लेकिन जो कुछ भी प्रॉफिट ये ले जाएगा वो पेमेंट हो गया हमारे लिए, तो वो हमारे लिए पी हो जाएगा। अब वहीं विप्रो, मैंने बोला विप्रो ने अपना फर्म लगाया यूएसए के अंदर, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ये लाएगा कमा के ना, तो वो हमारे लिए रिसीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं, वो कमा के अपने परिवार को यहाँ पैसा भेजेंगे, वो हमारे लिए रिसीट हो जाएगा। बहुत सारे विदेशी भारत में काम करते हैं, पैसा कमाया बाहर भेज दिया,
तो वो आपके लिए क्या बन गया, पेमेंट बन गया। तो यही चीज़ें आती हैं आर और पी के अंदर, इन्हीं चीज़ों को रखा जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बेसिस पे इनमें क्या रिलेशन निकलेगा जरा जानते हैं। देखो हो सकता है कि आर ना पी से बड़ा हो, यानी रिसीट ज़्यादा हो, पेमेंट कम हो। तो अगर आर पी से ज़्यादा है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जुड़ के जीएनपी की वैल्यू को बढ़ा देगा। तो इस केस में क्या होगा, जो जीएनपी है ना वो आपका बड़ा हो जाएगा किससे, जीडीपी से। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आर की वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा और ये इसमें जुड़ के जीएनपी की वैल्यू को बढ़ा देगा, तो जीएनपी बड़ा होगा जीडीपी से। वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो पी बड़ा है आर से, मान लो कि पेमेंट बड़ा है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये इसमें से घट के इसकी वैल्यू को कम कर देगा। तो इस केस में जीएनपी कम हो जाएगा जीडीपी से। और अगर मान लो इकोनॉमी क्लोज है, मतलब कि ना पेमेंट और रिसीट बराबर है, कि पी जो है, पेमेंट जो है वो आपका रिसीट के इक्वल है, बराबर है, तो इस केस में क्या होगा कि अब जीएनपी और जीडीपी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ना जो जीएनपी और जीडीपी में, जो आप रिलेशन देख रहे हो, तो ये तीनों ही रिलेशन संभव है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आर और पी के वैल्यू पर। अब जैसे मैं ना इंडिया के केस की बात करूं कि ना हमारे इंडिया में इनमें से क्या केस एग्जिस्ट करता है। देखो आपके भारत में ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सर्विसेज बाहर से मतलब इन्वेस्ट होके ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो यानी कि जीडीपी तो बढ़ गया। अगर आउटसाइडर्स ने आपके देश में इन्वेस्टमेंट किया है तो इससे जीडीपी तो बढ़ा हुआ है आपके देश का, लेकिन पेमेंट भी बढ़ जाएगा क्योंकि विदेशी कंपनियां हैं, प्रॉफिट जाएंगी तो पेमेंट भी बढ़ जाएगा। तो हमारे केस में ना ये पेमेंट ज़्यादा होता है रिसीट से, इस वजह से हमारे देश में ना जीडीपी ज़्यादा है जीएनपी से। तो आप इंडिया की अगर आप बात करोगे, भारत की, तो भारत में एक्चुअली क्या है कि पेमेंट ज़्यादा है रिसीट से, इसीलिए हमारे यहाँ पे जीएनपी छोटा होता है जीडीपी से, हमारे इंडिया में जीडीपी बड़ा होता है। ये आपके भारत का केस है, ये इंडिया का केस है। जो आप सेकंड वाला केस देख रहे हो बोर्ड के ऊपर भी, वही यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पर और आएगा तीसरा। अभी तक आपने देखो हमने अपने देश का कैलकुलेट किया, फिर हमने नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ दिया। अब आपको याद होगा अब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, नुकसान को घटाएंगे। तो अब जो हमारा अगला टर्म आएगा, नेक्स्ट जो टर्म आएगा, दैट इज एनएनपी। एनएनपी आपका होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यह आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो अब ये एनएनपी क्या होता है, देखो एनएनपी की बात की जाए, एनएनपी क्या होता है कि जब आप जीएनपी में से अब क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। जब आप जीएनपी में से ह्रास मूल्य को माइनस कर दोगे तो ये आपको सिंपली क्या दे देगा, एनएनपी दे देगा, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, तो ना इस एनएनपी को ही नेशनल इनकम कहा जाता है, यही है आपका नेशनल इनकम। एनएनपी इज कॉल्ड नेशनल इनकम, एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय कहा गया है। ठीक है, और एक चीज की ना, ये जो डेप्रिसिएशन आप देख रहे हो ना, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि हमारे लाइफ में ना फ्रिक्शन कुछ नहीं, तो फ्रिक्शन एक ऐसी चीज है, घर्षण, जो कि एक नेसेसरी एविल है कि चाहिए भी, घर्षण चाहिए भी होता है। तो घर्षण ना चीज़ों को घिसता है, डेप्रिसिएशन करता है। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड भी है लाइफ में, जरूरी भी है। बाकी देखो जहाँ पे जरूरी नहीं है वहाँ पे आप डेप्रिसिएशन को थोड़ा कम कर सकते हो, ऑयल यूज़ करके, बेयरिंग यूज़ करके, ग्रीस यूज़ करके, है ना, घर्षण को या फिर डेप्रिसिएशन को आप वहाँ पे
थोड़ा कम कर सकते हो, बट आप इसे कभी जीरो नहीं कर सकते। तो ध्यान रखेंगे कि एक सीधी सी बात है, डेप्रिसिएशन कैन नेवर बी जीरो, डेप्रिसिएशन कैन नेवर बी ज़ीरो, ये कभी शून्य नहीं हो सकता, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो जब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो वो इसमें से माइनस होके एनएनपी की वैल्यू को छोटा कर देगा। तो देखो इसीलिए एनएनपी जो होता है ना, वो हमेशा छोटा होता है किससे, जीएनपी से। यहाँ पे एक ही केस बनता है कि एनएनपी जीएनपी से छोटा होता है, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन को कभी भी शून्य नहीं कर सकते, आप डेप्रिसिएशन को कभी भी जीरो नहीं कर सकते, इस वजह से ऐसा होता है। तो एनएनपी विल बी लेस देन दैट ऑफ जीएनपी, ये इससे कम होगा, ठीक है। और इसी एनएनपी को आप नेशनल इनकम कहते हैं। अब देखो एनएनपी को भी कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, जरा समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं एनएनपी की बात कर रहा हूं, तो एनएनपी को एक तो फैक्टर कॉस्ट पे मेजर किया जाता है, फैक्ट्री मूल्य पर, और दूसरा मार्केट कॉस्ट पर भी इसको मेजर किया जाता है। बाजार मूल्य पर, जब कोई सामान फैक्ट्री में बनकर तैयार हो और उसी समय वहां पे नेशनल इनकम कैलकुलेट कर दिया जाए, तो इट इज कॉल्ड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जब आप यहां ना करके उसको मार्केट में आने दो, तो मार्केट में आते आते उसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाएगा, जीएसटी वगैरह जुड़ जाएगा, अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाएगा, और आप फिर जब कैलकुलेट करोगे एनएनपी, तो ये एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट कहलाएगा। मतलब इन दोनों में अगर हम रिलेशन देखें कि इन दोनों में संबंध क्या है, तो एक हो गया आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री मूल्य पर एनएनपी, फिर आप इसमें क्या जोड़ दोगे, इनडायरेक्ट टैक्स, मेनली जीएसटी लगता है इनडायरेक्ट में अब हर जगह, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर और एक चीज आप माइनस करोगे, दैट इज सब्सिडी। सब्सिडी आप इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि ये सरकार द्वारा ऑलरेडी दिया गया सहायता मूल्य होता है, ठीक है, ताकि मार्केट में इससे कम दाम पर सामान बिके। तो जब ये चीज़ें होती है तो ये आपको क्या दे देता है, ये आपको एनएनपी मार्केट कॉस्ट दे देता है। इस तरह से एनएनपी मार्केट कॉस्ट निकल के आता है। तो ये रिलेशन होता है एनएनपी एफसी और एनएनपी एमसी में, ठीक है। अब मैं अगर इंडिया की बात करूं कि अभी हमारे देश में, इंडिया के अंदर में जो एनएनपी का कैलकुलेशन होता है, मतलब जो हम नेशनल इनकम मापते हैं, वो किस पे मापते हैं भारत के अंदर में, क्या हम इसे फैक्टर कॉस्ट पे मापते हैं या फिर हम इसे मार्केट कॉस्ट पे मेजर करते हैं। तो देखो इंडिया में ना 2015 के बाद से, ठीक है, आफ्टर 2015 के बाद से हमारे यहाँ पे जो नेशनल इनकम का कैलकुलेट किया जा रहा है वो एनएनपी मार्केट कॉस्ट पे किया जा रहा है, अब इस पे किया जाता है, ठीक है। तो जो नेशनल इनकम जो मापा जाता है भारत में, वो एनएनपी एमसी पर किया जाता है, मार्केट कॉस्ट पर किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब जानते हैं प्रति व्यक्ति आय कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। अभी तक हमने एनएनपी निकाला, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। देखो इसी को हम ना एवरेज इनकम भी कहते हैं, यही आपका औसत आय भी कहलाता है, एवरेज इनकम भी। तो ये क्या होता है, पीसीआई क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। आप इंडिया के लिए ऊपर लिख दोगे एनएनपी एमसी मार्केट कॉस्ट अपॉन टोटल पॉपुलेशन कर देंगे, सिंपली टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या, ठीक है। एनएनपी एमसी ऊपर लिख देंगे जो कि हमारा नेशनल इनकम है, और नीचे हम क्या लिख देंगे, टोटल पॉपुलेशन। तो ये आपका पर कैपिटा इनकम हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। तो इसी को हम औसत आय भी कह रहे हैं, एवरेज इनकम भी कह रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब एक और टर्म आता है, अगला टर्म, ये तो आपका पीसीआई हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं खर्च योग्य आय।
डिस्पोजेबल इनकम, खर्च योग्य आय क्या होता है, अब जरा जानते हैं। देखो डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति पूरा जो पैसे कमाता है, जो पूरी उसकी इनकम होती है, वो उसके खर्च के लायक नहीं होती है ना। उसको क्या करना पड़ता है कि टैक्स भरना जरूरी होता है, अगर वो उस स्लैब में आता है तो, इनकम टैक्स के स्लैब में आता है तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है कि जो भी आपकी इनकम रही, टोटल इनकम, इसमें आप अपना इनकम टैक्स पे करोगे और फिर जो बचेगा वो आपका डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगा, वो आपका खर्च योग्य आय कहलाएगा और इतने ही आप खर्च करने के भागीदारी हो, इतना ही खर्च करने का राइट है आपका। ठीक है, तो इसे ही हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, खर्च योग्य आय कहते हैं। तो ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है ना, इस अध्याय से रिलेटेड। और इसमें आपने नेशनल इनकम के हिस्ट्री को और कैलकुलेशन के तरीके को समझा कि हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से कवर करें, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप ख्याल रखें अपना, धन्यवाद।